हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में चल रहे हैं और वो लगभग हमारे एंडिंग पे पोर्शन पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे, जैसा आपको पहले से पता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है, इसके अंदर हम लास्ट के टॉपिक जो हमारे चल रहा था टाइम वेयरिंग फील्ड के अंदर हम चल रहे थे। ठीक है, कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम वेयरिंग है, यानी कि जो हम इंडक्शन वाला केस कर रहे थे उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी जो क्वेश्चंस है लेंज लॉ और फैराडेज लॉ पे आपको बहुत सारे करवा दिए थे। उसी की सीरीज में हम आगे चल रहे हैं। जो एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था इंटीग्रल फॉर्म हो, है ना। इंटीग्रल फॉर्म में हमने क्या लिखा था, इस तरह से हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम क्या करते हैं लाइन इंटीग्रल करते हैं तो किसके इक्वल था, ये था माइनस डेल बी ओवर डेल टी और डी, यानी कि यह क्या है एरिया इंटीग्रल के इसके इक्वल था। तो इस पे बेस्ड मैंने अभी आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन होगा जो टाइम वेयरिंग होगा, जो टाइम के साथ में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है, वो जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है सोलोनॉइड पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है ए सोलोनॉइड विद रेडियस ए। ठीक है, सोलोनॉइड की रेडियस कितनी है, सोलोनॉइड की जो रेडियस दे रखी है हमें वो दे रखी है ये। ठीक है, रेडियस दे रखी है ए। देन उसके बाद में नंबर ऑफ टर्न कितने दे रखे पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट जो आपके उसमें लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने एन दे रखे हैं, ये आपको पता है क्योंकि वेल नोन है, इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, देन उसके बाद में है कैरीज ए करंट आई। अब करंट जो कैरीज कर रही है वो क्या कर रही है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी, आई नॉट कोस ओमेगा टी। अब देखिए करंट जब वेरी कर रही है ना, करंट जब टाइम का फंक्शन है तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है, आगे चलिए इन ए फाई डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या है, सॉरी फाई कैप डायरेक्शन, किस कौन सी डायरेक्शन है, फाई कैप डायरेक्शन में जा रही है। देन उसके बाद में फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। अब ये कह रहा है कि हमें क्या करना, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इससे पहले जब हम सोलोनॉइड पढ़ रहे थे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट नहीं किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होने की वजह से इसमें क्या होगा, यहाँ पर अपने मान लीजिए सोलोनॉइड है ना, अब इनसाइड ही निकालना है। ठीक है, कहाँ निकालना है, इनसाइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये इसकी एक्सिस होगी। ठीक है, और ये सोलोनॉइड में मान लीजिए ये आपके इस तरह से करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन ले ली, ये जैसे इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। अब क्या करना है, इससे यहाँ पे जो है हमें क्या निकालना है, एक आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आर डिस्टेंस पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन कौन देगा, तो हमारे पास रिलेशन जो देगा, चलो पहले लिख लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इस केस के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है हम जानते हैं म्यू जीरो एन आई, और आई क्या है हमारे पास म्यू जीरो एन आई नॉट कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर मैं इस तरह से यहाँ बना लेता हूँ, एक्सिस ले लेता हूँ, तो ये कौन सी है, जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस तरह से है ना। तो जेड एक्सिस है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, जेड एक्सिस में जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इसी तरह से होगा जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि क्या देखना है, यहाँ से बी निकल गया, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो लाइन इंटीग्रल कर लीजिए, इक्वल टू माइनस यहाँ क्या होगा डेल ओवर डेल टी बी डॉट डी ए। ठीक है, बी डॉट डी ए। अब ये डायरेक्शन लेने का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मतलब क्या है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन मतलब एरिया भी कौन सा लेंगे हम, जो एरिया लेंगे यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन में लेंगे, जेड कैप डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, एरिया कौन सी डायरेक्शन में लेंगे हम, जेड कैप डायरेक्शन में एरिया लेंगे। अब जेड कैप डायरेक्शन में एरिया लेंगे तो जेड कैप का एरिया क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल जाइए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड डायरेक्शन में कौन सा होगा, ये एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या है आर फिक्स नहीं है आपका। ठीक है, एक तो आर फिक्स नहीं है, ठीक है, और दूसरा इसमें क्या फिक्स है, सिर्फ जेड फिक्स है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो एरिया हम लेने वाले हैं वो कौन सा लेने वाले हैं, डी आर डी फाई जेड कैप। कौन सा एरिया लेंगे, डी आर डी फाई जेड कैप। अच्छा, डी आर डी फाई के साथ में एक आर, क्योंकि इसके साथ में क्या है अपने को मीटर स्क्वायर में लाना है ना। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन के लिए हमारे पास क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा इसका एरिया इंटीग्रल, तो लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ई और ये क्या हो जाएगा लाइन इंटीग्रल। देखो इस सर्कल में जाना है,
मतलब बंद पास लेना पड़ेगा, तो लाइन इंटीग्रल कितना हुआ इसके लिए 2 पाई r हुआ। इधर जाएंगे तो माइनस, पहले तो b की वैल्यू रखिए, b को आपको इसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आ जाएगा म्यू 0 n आई नॉट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस का होगा माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन से ये किस में आ जाएगा प्लस के अंदर, ठीक है, माइनस साइन से किस में आ गया प्लस के अंदर। देन उसके बाद में एरिया लिखना है, क्या एरिया हमारे पास, ये हो गया r डी फाई, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रल नहीं है टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट क्या आ गया बाहर, तो म्यू 0 n आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया बाहर। इसका इंटीग्रल करेंगे तो r का इंटीग्रल कहाँ से, लिमिट क्या होगी 0 टू r क्या है 0 टू r, फाई की लिमिट 0 टू 2 पाई, तो इसका कितना आ गया 2 पाई, और ये कितना आ गया r²/2, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा r²/2, और यहाँ से क्या मिलेगा एक 2 पाई मिल जाएगा, ठीक है। इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, इस एक r से एक r कैंसिल आउट, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आ गया, वो आ गया म्यू 0 n आई नॉट साइन ओमेगा टी विद 1/2 आगे आ जाएगा, उसके साथ और क्या बचा एक r है ना, तो मैं r को यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या आया 1/2 म्यू 0 n आई नॉट r साइन ओमेगा टी, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी फाई कैप, डायरेक्शन क्या हो जाएगी फाई कैप, जो है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, जो करंट की डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से जनरेट हो रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो छोड़ के आएंगे, ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट ग्रेड में 100% सिलेक्शन दिलाएगा, कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे समझ में कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने कर लिया। इसी की तरह से हम और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, एक क्वेश्चन और देखें। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इसके, 0, तो वहाँ से वो आपको क्या मिल जाएगा भाई, सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0 होता है, तो वहाँ से क्या मिलेगा आपको, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से 0 मिल जाएगा वो। अगला देखिए, एक है ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए इज ड्राइंग बाई ए सी, है ना, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि चेंजिंग करंट ले रहे हैं हम तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट उसमें फ्लो कर रही है, रेडियस कितनी है, स्मॉल ए है, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके इनसाइड में वो कितना है, B इज इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा। इस बार आपको सोलेनॉइड का करंट भी दिए, क्या दिए, मैग्नेटिक फील्ड दिया, उस मैग्नेटिक उस करंट की वजह से, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन सा जनरेट हो रहा है, B नॉट कॉस ओमेगा टी, जो क्या है टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और डायरेक्शन जेड कैप है। नेक्स्ट है एक करंट लूप, सॉरी ए सर्कुलर लूप, है ना, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r, सॉरी a/2, स्मॉल r नहीं a/2, ठीक है। जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की जो रेडियस है वो कितनी है a, फिर एक लूप लिया है, उस लूप की जो रेडियस है वो कितनी है, वो है a/2, लूप की रेडियस कितनी है a/2, एक लूप लिया हमने, ठीक है, उसकी रेडियस a/2 है, एंड रेजिस्टेंस r, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इसका r है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इसे लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हो गया वो कैपिटल R हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैपिटल R हो गया, और इसको मैं क्योंकि R है तो इसको कंफ्यूजन होंगे, तो इसलिए इसको लिख देता हूँ रेडियस, ठीक है। ये रेडियस किसकी है, सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड की रेडियस हो गई, उसके बाद में हमें क्या क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, सोलेनॉइड की रेडियस गिवन है, एक हमने लूप लिया है जिसकी रेडियस कितनी है a/2 है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है R रेजिस्टेंस। अब हम कर क्या रहे हैं वो देखिए, इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब हमने क्या किया, इस जो वायर है उसको सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, इसमें सोलेनॉइड के अंदर रखा है, ठीक है, कोएक्सियली, इसका मतलब दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, ठीक है। फाइंड द करंट इंड्यूस इन द लूप। अब हमें पूछा कि करंट कितनी इंड्यूस होगी, इस क्वेश्चन को समझिए ना, कि हमारे पास ये सोलेनॉइड थी इस तरह से, ठीक है, इसके एक मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में, ठीक है, ये B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, हमने एक लूप, इसकी रेडियस जो है ये कितनी है a है, थोड़ा ये बराबर बना लेना इधर, है ना, ये इस तरफ से, और हमने क्या किया है a/2 का एक लूप लिया है, रेडियस कितनी a/2 का एक लूप लिया है, इसको अंदर रख दिया है इसके, और इसका रेजिस्टेंस कितना R है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है इसका R है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि टाइम वेरिंग है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वायर के अंदर करंट फ्लो करेगी, और वो करंट हमें फाइंड आउट
करनी है। ठीक है, अब करंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ईएमएफ, क्योंकि मेरे पास क्या है, करंट जो हमने पढ़ी वो क्या होता है, एप्सिलॉन बाय आर, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ कैसे निकालूंगा, ईएमएफ निकालने के लिए मेरे पास डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी से इस समय क्या निकाल लूंगा, ईएमएफ निकाल लूंगा। भाई करंट निकालने के लिए आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, करंट पूछा है। तो करंट के लिए मुझे क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए। ईएमएफ क्या होता है, डी फाई एम अपॉन डी टी। तो मुझे क्या चाहिए, इसमें से, इस जो हमारे पास लूप लिया है, इस लूप में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, ये हमारा पास फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट डी ए, है ना भाई, कंटिन्यूस है तो क्या कर देंगे, बी डॉट डी ए, तो बी डॉट डी ए से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इंटीग्रल क्या है, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज लूप के अंदर से एरिया में से जो निकलने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बी हमारे पास कितना है, तो बी हमारे पास है बी नॉट कोस ओमेगा टी। अब एरिया कौन सा लेना है, एरिया लेना है जेड डायरेक्शन वाला। ठीक है, फिर से यहाँ से जेड डायरेक्शन का एरिया लोगे तो कौन सा आएगा बताओ, जेड में ले रहे तो डी जेड को छोड़ दो, बाकी सब ले लो, तो डी आर और आर डी फाई, है ना, तो क्या हो जाएगा आर डी फाई। ठीक है, आर की लिमिट कितनी होगी, क्योंकि मुझे इतना सा एरिया चाहिए, तो 0 से ए बाई टू, आर की लिमिट कितनी होगी 0 टू ए बाई टू, और इसकी फाई की लिमिट 0 से 2 पाई। तो कुल मिला के बी नॉट कोस ओमेगा टी, ये तो क्या कॉन्स्टेंट, किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल किसका होगा, डी आर और इसका, टी के रेस्पेक्ट नहीं, ये क्या आ गया बाहर, अंदर क्या बन जाएगा 0 टू ए बाई टू आर डी आर, 0 टू 2 पाई डी फाई। कुल मिला के बी नॉट कोस ओमेगा टी, यहाँ से क्या मिलेगा आर स्क्वायर बाई टू, आर की जगह रखोगे स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 8, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 पाई। ठीक है, कैंसिल आउट करिए, आंसर निकल जाएगा। एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, इससे आ गया 1/4, उसके बाद में पाई बी नॉट ए स्क्वायर कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है मेरे पास फाई। अब फाई से मुझे क्या निकालना है, फाई से जो है मुझे निकालना है वो निकालना है एप्सिलॉन, है ना, सॉरी ये फाई था ना, एक सेकंड, ये क्या है हमारा फाई है। ठीक है, एप्सिलॉन निकालना है, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ हो जाता है माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, वापिस से कोस का इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के अंदर, हो गया प्लस के अंदर। ठीक है, पाई, उसके बाद में वी नोट, अच्छा फिर एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक ओमेगा क्या होगा बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा साइन ओमेगा टी, और उसके बाद में नेक्स्ट ये क्या निकल गया, ईएमएफ, करंट निकाल दीजिए, करंट कितनी हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाय आर, तो इसको आर से डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, तो ये हमारे पास क्या हो गई, करंट हो गई। तो कुल मिला के क्या है, सिर्फ आपको दिमाग खुला रखना है, घबराना नहीं है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंसेप्चुअल आगे चलना है। ठीक है, कि मुझे जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर पूछा क्या गया है, मुझे ये 3-4 फॉर्मूले यूज आने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो हम इंटीग्रल वाले फॉर्मूले पे जाएंगे, और उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई दूसरा करंट पूछ लिया या ईएमएफ पूछ लिया तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मैग्नेटिक दो तरह से हो सकता है, करंट को वेरिंग कर सकते हैं या फील्ड को वेरिंग कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज होगी वहां पे। ठीक है, चलिए, अच्छा पिछले वाले में जो है अपन ने शायद ओमेगा नहीं लिखा था एक बार, है ना, उधर शायद हमने जब इन करंट निकाली थी ना उसकी, तो पिछले वाले फॉर्मूले में हमने क्या किया था, जब इंटीग्रल उसका किया था, डिफरेंशिएशन किया था ना वहाँ पे, है ना, पिछले बारे में क्या था अपने पास, पिछले क्वेश्चंस में जो है मैंने शायद ये जैसे यहाँ ओमेगा लिखा ना, वहाँ ओमेगा बाहर लिखना भूल गया था, डिफरेंशिएशन तो कर दिया, कोस ओमेगा टी का हमने क्या कर दिया, प्लस माइनस में साइन ओमेगा टी कर दिया था, लेकिन ओमेगा साइड में लिखना भूल गया था, मुझे अभी याद है क्योंकि ये ओमेगा में लिखा ना, तो कई बार छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, लिखने में, तो आप दिमाग में रखिए कि वहाँ पर भी क्या होगा, एक साइड ओमेगा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमने लिखा हाफ और म्यू नॉट, ठीक है, एन आई और आर साइन ओमेगा टी लिख दिया था हमने, आर साइन ओमेगा टी फाइव ये कर दिया था। यहाँ मैंने क्योंकि ओमेगा नहीं लिखा तो आप ओमेगा लिख देना, क्योंकि जब आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, जब आप डेल बी और डेल टी निकाल रहे हो तो हमने क्या किया, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया था, ओमेगा बाहर भी आता ना, तो वो मैं लिखना शायद वहाँ भूल गया था। ठीक है, तो आप देख लेना, शायद लिख दिया होगा, नहीं लिखा हो तो आप लिख देना, वहाँ पे एक ओमेगा साइड और आएगा ना, मुझे यहाँ थोड़ा सा याद आया इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो पिछले वाले जस्ट इस वाले क्वेश्चन में आप ये चीज़ कर लेना। ठीक है, चलिए,
ठीक है, आगे कंसेप्ट समझ में। तो आपने जो नई चीज़ सीखी है वो मुझे पता है कि मैक्सिमम जो है आप अगर जो कोचिंग्स वगैरह में जाओगे ना, जहाँ फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग कराएंगे, इस वाले को वो स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है नॉर्मली, ठीक है। और जिनको पता है वो करवाते हैं, ऐसी बात नहीं सारे ऐसे होते हैं, मैं सिर्फ अब बता रहा हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चन जो है एक स्टेप आगे जो क्वेश्चन वाला वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इसके अलावा कोई नया क्वेश्चंस नहीं बनता। इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करके देखो, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका ये 5m जो आपका क्या बोलते हैं ये एप्सिलॉन है, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा, है ना। पहला क्या निर्भर करेगा, क्योंकि 5 है, हमें अल्टीमेटली क्या निकालना होता है, 5m निकालना होता है, ठीक है। तो 5m जो है वो क्या है, बी ए और कोस थीटा। तो एक तो थीटा पे डिपेंडेंसी का क्वेश्चन आ सकता है, एरिया चेंज हो सकता है या फिर बी चेंज हो सकता है, तीनों में से कोई एक चीज चेंज होगी तो 5 जनरेट होगा। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अब वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को अलग अलग कर, जैसे मैंने यहाँ पे सर्कुलर लूप ले लिया, वहाँ वो स्क्वायर लूप ले लेंगे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ उससे क्या होगा, एरिया चेंज होगा उसका, और कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है। करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो क्लॉकवाइज लिए, वो एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो ये 5 होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या जो वो एप्सिलॉन जनरेट होगा वो अलग हो जाएगा, है ना, फोर्स अलग निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ चेंज करके देंगे, बाकी टाइप्स जो है वो चेंज नहीं होने वाले ना। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चौथा टाइप मैंने आपको कौन सा बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक है। चलिए, तो आपका जो है यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो पोर्शन है वो करीब करीब कंप्लीट सा हो गया है। उसमें अब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन बचा है, तो वो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आप एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। यहाँ से क्योंकि ज़्यादातर तो क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल आता है, वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगर आता है। और दूसरा क्या है कि एल और इनके अंदर जो क्वेश्चन है ना, एल यानी कि आप म्यूचुअल इंडक्शन हम देखेंगे, वो मैं इसलिए ये करा रहा हूँ क्योंकि जब आप सर्किट सोल्व करेंगे तो हो सकता है आपको सिर्फ रेजिस्टेंस ना मिले, है ना। कैपेसिटेंस हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, तो कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में, क्योंकि देखिए नॉर्मली जो आपका इलेक्ट्रिक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा कि आपके पास कैपेसिटेंस होगा, उसके बाद रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो इंडक्टेंस अगर उस सर्किट में आ जाता है, रेजिस्टेंस के लिए निकालना बड़ा ईजी है, ओम्स लॉ से हम, हालांकि तीनों में ओम्स लॉ लगता है, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो अपन वेल नॉन बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन करके और उसका फाइंड आउट करना बड़ा आसान बनता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर मान लीजिए इंडक्टेंस उसमें आ गया, यानी कि आपके पास कोई कोइल किसी सर्किट में आ गई, तो उसको सोल्व कैसे करोगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए मैं एक टॉपिक जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है। और इस पर हम थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करेंगे, है ना। आज का वीडियो इसी पे करेंगे। देन नेक्स्ट, क्योंकि इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, देन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो बचता है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर जो है वो मैक्सवेल इक्वेशंस बचेंगी, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस देखेंगे और उससे वेव इक्वेशंस कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो करीब करीब 1-2 लेक्चर उसमें लग जाएगा अपने को, है ना। और देन उसके बाद में ये सारा जो पोर्शन अब मैं आगे 2 वीडियो को आपको कराने वाला हूँ, वो यूजी का कम पीजी का ज़्यादा है, ठीक है। कि पीजी में से जो आपके अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, तो वो कौन से पढ़ सकते हैं, मैं उसकी बात करने वाला हूँ ना 2 आगे के वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सेल्फ इंडक्शन, है ना। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन है क्या, सेल्फ इंडक्शन का मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हम मान लीजिए मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं या कोयल को मूव करवा रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। उस मैकेनिकल वर्क से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली मैकेनिकल, अभी बताया हुआ था मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में, वहाँ हमने वर्क फाइंड आउट किया था F.dr से। देन उसके बाद में हमने हीट फाइंड आउट, हीट जो वाला कंसेप्ट था वो निकाला था, दोनों क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। इसका मतलब क्या, हम जो ये वर्क कर रहे हैं उस वर्क की वजह से या फिर कैसे मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा कि मान लीजिए अगर कोई सर्किट है, जब आप सर्किट है तो सर्किट में क्या करते हैं, एक आपके पास रेजिस्टेंस होगा, है ना। सर्किट में क्या होगा, कोइल होंगी, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा, ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, कोइल की बात कर रहे हैं अभी। तो इस कोइल की बात हम कर रहे हैं, तो कोइल को हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, है ना। कोइल को क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। एप्सिलॉन मान लीजिए इसका EMF है, और इसकी इंडक्टेंस, अभी बात करते हैं इंडक्टेंस क्या है जो है, और इसमें करंट क्या होती है, आई फ्लो करती है, ठीक है। करंट क्या करती है, आई फ्लो करती है। अब ये कोइल है वो कुछ किससे बनी है, क्योंकि वायर से बनी है, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगी, इसमें करंट फ्लो करेगी। लेकिन ये जो करंट होती है, ठीक है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या जो करंट है वो फिक्स आई फ्लो कर जाती है क्या, नहीं। ये करंट क्या करती है, ये आई तक जाने के लिए 0 से आई तक इसमें क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, 0 से आई तक क्या होगा, इसमें चेंज होगा। अब मान लीजिए क्या होगा, 0 से आई तक चेंज है, इसका मतलब क्या है, करंट इस कोइल में से चेंज हो रही है, तो करंट इसमें कोइल में से चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है।
फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा। अब हालांकि टाइम क्या होता है बहुत कम, आप स्विच ऑन करते क्या होगा, थोड़ी देर में आपको करंट मिल जाएगी, लेकिन एक डिफ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर इसके पास में मैं कोई दूसरी अगर मान लीजिए कॉइल रखता हूँ और उसमें गैल्वेनोमीटर लगाता हूँ तो क्या होगा, उसके अंदर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। इसका उल्टा हो सकता है कि मान लीजिए स्विच आपने क्या किया, बंद किया, तो बंद किया तो क्या हुआ, आई से लेकर 0 तक करंट पहुंची, उस केस में भी क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फिर करंट चेंज हुआ, तो फ्लक्स चेंज हुआ, बहुत कम टाइम के लिए ऐसा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, इसका फ्लक्स क्या होगा, इस करंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करें कि जो इसके अंदर फ्लक्स होगा वो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, इस करंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन, यानी कि सर्किट खुद क्या कर रहा है, जो परिपथ है उस परिपथ में हम जब स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं उस केस की वजह से क्या हो रहा है, इसमें जो है ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इसमें फ्लक्स होगा वो प्रोपोर्शनल किसके हैं, वो प्रोपोर्शनल हमारे पास करंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल में ले जाएंगे, तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और इस कांस्टेंट एल को, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। किसी भी कॉइल का जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, वो क्या है हमारे पास, ये एल है ना, समझ में आ गया। ये कांस्टेंट है, क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये कॉइल के किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, पहली चीज, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए ईएमएफ मुझे फाइंड आउट करना है, तो ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो एल क्या है, क्योंकि कांस्टेंट, एल क्या है, ध्यान रखना क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, इस पर ये किस चीज पर डिपेंड करता है, सिर्फ कॉइल की जो फिजिकल चीजें हैं उस पर डिपेंड, ये क्या है, फिजिकल कांस्टेंट, एक तरह से मान सकते हैं। फिजिकल चीजों का मतलब क्या है, इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी जो पैरामीटर है अपने सर्किट के उस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्या है, करंट पे डिपेंड नहीं करता ये एल किसी कॉइल का जो फिक्स है वो फिक्स है, वो इसकी नंबर ऑफ टर्न, इसके एरिया पे डिपेंड करेगा, यानी कि कॉइल का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने, उस पर इसकी लेंथ कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। जो हम एक बार फिक्स कर दें, कॉइल बना दी तो उसका मतलब वो चीजें क्या है, एक बार हमने फिक्स कर दी, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट क्या जाएगा बाहर, और ये क्या बन जाएगा, डी आई ओवर डी टी। तो ये हमारा क्या हुआ, ठीक है। अगर समझ में यहाँ तक, तो ये चीज क्या है, हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एप्सिलॉन जो होगा इस केस के अंदर, अगर कॉइल के लिए एल दे रखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये क्या होगा मेरा यहाँ पे, इसका कह सकते हैं कि ईएमएफ जो जनरेट होगा इसके अंदर, वो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो ईएमएफ कौन सा होगा, ये वाला ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब आते हैं नेक्स्ट में कि मान लीजिए कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका वर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि मुझे वर्क कितना करना पड़ रहा है इसमें, किसी डेल्टा टाइम टी के लिए अगर ये इंडक्टेंस हो रहा है तो इसमें वर्क कितना पड़ रहा है, फिर इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है उसकी मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि करंट क्या हो रही है, इसमें जो आई करंट है 0 से आई तक जा रही है, तो 0 से आई तक जा रही है, तो इस वाले में क्या करना पड़ा, ईएमएफ इसी में जनरेट होगा, तो इसी में जनरेट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा वो मुझे फाइंड आउट यहाँ से करना है ना। तो उसकी बात मैं करता हूँ। तो अगर मान लीजिए किसी डेल्टा टाइम dt टाइम की बात करें तो dt टाइम में वर्क कितना होगा, dw होगा, और ये वर्क कितना हो जाएगा, ये सिंपली यहाँ से अगर लिखें तो ये होता है एप्सिलॉन आई dt। क्या होगा, एप्सिलॉन आई dt, ठीक है। ये क्या होगा, मेरा वर्क होगा। अब यहाँ से एप्सिलॉन आई dt इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करके इसको फाइंड आउट करते हैं। तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमने निकाली है आई डी आई ओवर dt, ठीक है, dt। तो dt से dt कैंसिल आउट हो गया, अच्छा एक आई ऑलरेडी है तो एक आई ऑलरेडी यहाँ पे है, तो dt से dt कैंसिल और एक आई ऑलरेडी है, तो ये हम इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करना है, आई का इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट आई डी आई, कहाँ से कहाँ तक, कि मैं 0 से कहाँ तक जा रहा हूँ, आई तक जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा एल आई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो मुझे टोटल वर्क जो करना पड़ा है ना, अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क की बात करता हूँ तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा मुझे, वो करना पड़ा हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर। अब आप अगर देखते हैं हर केस के अंदर जब आप जाते हैं, कैपेसिटर के केस में क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, इस केस में क्या है हाफ एल आई स्क्वायर, चार्ज वाले केस में भी कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, इस तरह से हमें क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब ये करंट किससे हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है एम ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक मास की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मास आ रहा है वो किससे आ रहा है, कॉइल के केस में एल से जो है वो मास शो हो रहा है हमारा, ठीक है। और वेलोसिटी मतलब मूव कर रहे हैं, मूव क्या कर रही है यहाँ पे, करंट कर रही है, तो आप उससे आप दिमाग में एक चीज रख सकते हैं कि ये कितना होगा, W इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होगा, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। तो इसका मतलब सेल्फ इंडक्शन के बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, करंट है, सॉरी फ्लक्स है, करंट के प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्वप्रेरणा।
स्वप्रेरकत्व। ठीक है, क्या है हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे स्वप्रेरकत्व और इंग्लिश में कहेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे इसको जब हम इसमें फाई जो एप्सिलॉन होगा वो हम अगर निकालेंगे तो इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन सारी फाइंड आउट हो जाएगी। वर्क, क्योंकि इस करंट को स्टेब्लिश करने में या फिर 0 से I या I से 0 आने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो कौन सा है, हाफ LI²। तो इसको आप दिमाग में रखिए, हाफ LI² आपको बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है, जब हम कहीं इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ आएगी काम में। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये जो L है इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है ना, इस सेल्फ इंडक्टेंस का जो है, ये जैसे मैंने अभी बताया था किस पर डिपेंड करता है कि हमारी कोइल कौन सी है, कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। उसमें कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है कोइल की जिस पर डिपेंड करेगा, वो आप डायरेक्ट याद रखेंगे। जो L है वो डिपेंड करता है एक तो म्यू नॉट, ये जो फॉर्मूला होगा इसका वो है म्यू नॉट N²A/L। L स्मॉल लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ L क्या है, लेंथ ऑफ कोइल। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन कोइल। ठीक है, A क्या है, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये 3। और म्यू नोट आप जानते हैं, म्यू नोट जो है अगर मान लीजिए ये किसी एयर में मतलब जो कोइल होती है नॉर्मली किसमें होती है, एयर में होती है। एयर में होती है तो उससे हम क्या लेते हैं, उसका जो मीडियम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है कौन सा, एयर है, तो म्यू नोट उसका ले लिया। अगर मान लीजिए कोई मीडियम है तो उसमें क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। वो हम जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो कुल मिला के ये चीज़ हमें यहाँ से निकाल ली। ठीक है, दूसरा इसको मान लीजिए स्मॉल n आपको गिवन है तो कैसे लिखेंगे, तो स्मॉल n गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो n है और स्मॉल n है इसमें क्या रिलेशन होता है, n/l। ठीक है, तो इसका मतलब कि कैपिटल N इक्वल टू कितना हो गया, NL हो गया। तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो म्यू 0 n इसका स्क्वायर करेंगे तो n² L² से एक L कैंसिल, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी L की। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं किसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसका ये जो डेरिवेशन कैसा हुआ मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, है ना, उस पर जाना भी नहीं है क्योंकि वो आपको कोर्स में नहीं है, कोर्स में आएगा, वो पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब हुआ कि अब जो कोयल है जिसमें मैग्नेटिक ये क्या बोलते हैं कि इंडक्शन हो रहा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, उस कोयल में उस कोयल की वजह से नहीं हो रहा, किसी दूसरी कोयल की वजह से हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है समझने के लिए कि मान लीजिए एक कोयल है आपके पास, इसमें आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, एक स्विच कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इसी के पास में आपने क्या किया, सपोज करिए यहाँ पे एक कोयल है, यहाँ पे हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, गैल्वेनोमीटर। अब क्या होगा, जब इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो उस करंट की वजह से, है ना, इसमें जब करंट फ्लो होगी तो उस करंट की वजह से क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अब वो फील्ड लाइन क्या होगी, इसमें से भी तो निकलेगी। अब उसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी एक EMF जनरेट होगा। तो इस कोयल में करंट फ्लो करने की वजह से, या फिर कह सकते हैं इस कोयल के अंदर जो है वो फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें भी चेंज हुआ। उसमें चेंज होने की वजह से क्या हुआ, इसमें एक डिफ्लेक्शन आएगा। अल्टीमेटली इसके अंदर क्या कोई सोर्स है, क्या इसमें कोई सोर्स है क्या जिससे करंट फ्लो कर सकती है, नहीं, इसमें कोई सोर्स नहीं है। इसमें सिर्फ हमने क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो इस एक सर्किट यानी कि फर्स्ट सर्किट की वजह से सेकंड सर्किट में क्या हो रहा है, उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसमें EMF जनरेट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो करंट किसकी है, पहले सर्किट की, फ्लक्स किसमें जनरेट हो रहा है, दूसरे सर्किट में। समझ पा रहे मेरी बात को, फ्लक्स जनरेट किसमें हो रहा है, दूसरे में, और इसमें क्या है, करंट किसके है, पहले की। तो इसका मतलब जो ∅2 है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो इस करंट के प्रोपोर्शनल है। कौन सी के, फर्स्ट वाली के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ∅2 इक्वल टू यहाँ कॉन्स्टेंट जो आएगा उसे हम क्या लिखेंगे, M से लिखेंगे। ठीक है, L नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो सेम सर्किट हो गया ∅1 और अगर I1 होता तो L आता। ठीक है, ये क्या है, ∅2 मतलब इसमें जनरेट हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट सर्किट है और ये सेकंड सर्किट है। तो इस फर्स्ट सर्किट की करंट की वजह से किसमें हो रहा है, सेकंड सर्किट में जो है वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, उससे हम क्या निकालते हैं ये। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, M, और ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या कह सकते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर कह सकते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, है ना। इंडक्टेंस का मतलब प्रेरकत्व। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। दो अगर कोयल आप लेते हो तो उनके लिए ये क्या आएगा,
कांस्टेंट आएगा। नॉर्मली जो इसकी वैल्यू हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, ये जो वैल्यू है वो होती है L1 L2 रूट में, ठीक है। क्या वैल्यू होती है, m इज इक्वल टू L1 L2 रूट में, यानी कि इसका अगर इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है, तो क्या हो जाएगा, रूट L1 L2 जो है वो इसका हो जाएगा, ठीक है। वही आगे एप्सिलॉन फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जो आएगा एप्सिलॉन 2, क्योंकि इसमें जनरेट हो रहा है इंडक्टेंस, है ना। तो एप्सिलॉन 1 तो L से निकालेंगे, एप्सिलॉन 2 कितना हो जाएगा, माइनस डी फाई 2 ओवर डी टी, तो माइनस जो भी है आपका m कॉन्स्टेंट आ जाएगा डी I1 ओवर डी टी, यानी कि फर्स्ट सर्किट में करंट चेंज होने की वजह से सेकंड में जो है ये उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया, ये चीज़ आपको मिल गई। अब m की जो है एक, जैसे हमने L निकाला था वैसे m के लिए फॉर्मूला है, और m के लिए क्या फॉर्मूला है, m के लिए हो जाएगा μ0 n1 n2 a अपॉन L, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ यही एरिया, कि अगर मान लीजिए एरिया दोनों कोयल का क्या रहेगा, सेम रहेगा, उस केस के अंदर है कि आपके पास ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। μ0 n1 n2, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्न और इसके नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि a1 इक्वल टू a2 है, ठीक है। तो हमने एरिया क्या लिया, इसका ए लिया है, तो ये इस तरह से जो है इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडक्टेंस जो है वो हो गया। अब मैं एक जो चीज़ लेने वाला था, एक क्वेश्चन जो है उसको लेते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है ना। चलिए, ये अगर मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर कोयल आ जाती है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि देखो जब कोयल आएगी इसका मतलब क्या है कि करंट उसके अंदर स्टडी करंट नहीं होगी, कोयल आएगी तब उसके अंदर क्या होगी, स्टडी करंट नहीं होगी, करंट क्या होगी उसमें चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे कुछ अगर उसके लायक है तो, चलिए ये क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ये आप समझिए, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो क्वेश्चन में हमें L दिया हुआ है, स्वप्रेरकत्व कितना दिया है, 20 हेनरी। अच्छा, इसको जो आपको लिखाना भूल गया था मैं, L जो है उसकी यूनिट जो होती है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, हेनरी में इसको मेजर हम करते हैं, ठीक है, हेनरी में, क्योंकि सबसे पहले हेनरी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो उनके सम्मान में ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो 20 हेनरी का हमें दिया हुआ है। देन उसके बाद में वोल्टेज जो है, जो हमने लिया है वो कितना लिया, 100 वोल्ट की बैटरी, उससे इसको कनेक्ट कर रखा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में 10 एम्पीयर की धारा का मान घटकर कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, टाइम हमें दिया हुआ, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कितना, 1 सेकंड में करंट कितनी चेंज हो रही है, करंट का मान, करंट में 10 जो है वो कमी आ रही है ना, डेल्टा टी, यानी कि क्या दे दिया, dt दे दिया, और di कितना दिया है, di, चेंज इन करंट कितना है, 10 एम्पियर है, चेंज इन करंट कितना है, 10 एम्पियर है, वो हमें गिवन है। अब इसमें पूछा गया ये है कि धारा का मान घटकर कितना हो जाना चाहिए, है ना। तो धारा का मान हमें फाइंड आउट करना है, इसके अंदर कितना हो जाएगा। चलिए, तो एक सेकंड, करंट दे रखी है हमें, है ना, वापस देख लेता हूँ कि 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए, अच्छा ये ईएमएफ, ये जो है ना, ये हमारे पास एप्सिलॉन दे रखा है ना, इतना उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में 10 एम्पियर की धारा का मान घटकर कितना हो जाएगा। इसका मतलब स्टडी करंट अभी कितनी है, 10 एम्पियर है ना, एक इसको समझना, 10 एम्पियर का मान, धारा का मान कितना हो जाएगा, घटकर कितना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डेल आई आपको फाइंड आउट करना है पहले तो यहाँ से, है ना। डेल आई फाइंड आउट करोगे, उसके इसमें माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या होगा हमारे पास, एप्सिलॉन होता है L di ओवर डी टी, माइनस L di ओवर डी टी, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए आगे, L हमें गिवन है, di ओवर डी टी गिवन है, तो एप्सिलॉन कितना हो गया हमारे पास, एप्सिलॉन सॉरी 100 दे रखा है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, माइनस L कितना है, L है 20, तो ये 20 हो गया। देन उसके बाद में di जो आपको निकालनी है, dt कितना है, 1 सेकेंड, ठीक है, dt कितना है, 1 सेकेंड। तो di इक्वल टू कितना हुआ, चेंज इन करंट कितना हुआ, तो चेंज इन करंट जो है वो हो गया हमारे पास, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 100/20, तो 100/20 दैट इज 5, कितना हो गया, माइनस का 5 एम्पियर, ठीक है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन, ये तो है चेंज इन करंट, और हमें क्या पूछा गया है, चेंज इन करंट, हमें क्या पूछा है कि अब करंट कितनी हो जाएगी, है ना। तो करंट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मान लीजिए आई डैश, पहले कितनी थी, पहले थी हमारे पास करंट आई, पहले करंट कितनी थी आई, अब कितनी हो गई आई डैश, और चेंज कितना हुआ, इतना। तो इसका मतलब आई डैश इक्वल टू क्या हो गया, आई माइनस डी आई, पहले इतनी थी, अब इतनी है जो निकालनी है, और चेंज कितना हुआ, इतना। तो कुल मिला के क्या हो गया, 10 - 5, ठीक है, कितना हो जाएगा,
10 माइनस 5, 10 माइनस 5 करोगे तो कुल मिला के क्या मिल जाएगा आपको, 10 माइनस 5 का मतलब हो गया कि 5 एम्पियर जो है अब आपकी करंट रह जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर जो है आपकी करंट अब यहाँ से जो है वो रह जाएगी। ठीक है, अगर समझ में, अब मैंने जैसे यहाँ पे माइनस साइन लिया ना, तो इस माइनस साइन का मतलब क्या है कि करंट क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें से क्या किया, माइनस किया। चेंज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव चेंज आ रहा है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, पॉजिटिव में लेके फिर इसको रख लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि नई करंट क्या होगी, अब नेगेटिव चेंज आने का मतलब क्या है, आप इसको कंफ्यूज मत होना है ना कि यहाँ पे माइनस है तो सर को माइनस लेना चाहिए, नहीं, एक चीज समझना, इस नेगेटिव का मतलब क्या है, इस नेगेटिव का मतलब है जो पहली करंट है उसके अपोजिट है, तो पहले कितनी 10, तो उसमें से क्या होगा, माइनस करेंगे इसको। ठीक है, इस करंट का, इस नेगेटिव का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आप इसको जोड़ दो तो 15 आ जाएगी आपके, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरह का क्वेश्चन आपके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए इसको सर्किट में अगर हम ले लेते हैं तो क्या आएगा वो देखते हैं। एक सर्किट दे रखा है इस तरह का, पॉइंट ए, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बैटरी है माइनस एंड प्लस, और यहाँ एक कोइल दे रखी है ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम आगे करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा जब आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप घबरा जाते हैं ना। नॉर्मली आपको रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन करना ही सर्किट में ज़्यादा आसान लगते हैं, या फिर आप उससे हैबिचुअल है, इससे नहीं है। करंट इसमें आई फ्लो कर रही है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्न चित्र में यदि परिपथ में किसी क्षण धारा है ना, किसी क्षण पे धारा कितनी है, करंट दे रखी है आपको 5 एम्पियर। ठीक है, और तथा यह है 10 की घात 3 दर से, यानी 10 की घात 3 एम्पियर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, डी आई ओवर डी टी। डी आई ओवर डी टी कितना दे रखा है, ये आपको डी आई ओवर डी टी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, घट रही है, तो वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट, वी बी माइनस वी ए जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ का वोल्टेज जो है वो कितना है, वी ए, यहाँ वोल्टेज कितना है, वी बी, तो वी बी माइनस वी ए है, वो कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, ये गिवन है आई, आपको स्टडी करनी, यानी इनिशियल में कितनी करंट थी वो आपको गिवन है। अब ये धीरे धीरे करंट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना वोल्टेज होगा। तो वी बी और वी ए फाइंड आउट करना है, वी ए और वी बी जो है चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि V इक्वल टू क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ करंट कितनी बह रही है स्टार्टिंग में 5 एम्पियर, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा VR पे, रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा IR, हम ओम्स लॉ से जानते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे वही होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, ये आप जानते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये कितना हो गया, 5 इंटू रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस दिया हुआ 1 ओम है ना, ये देख लीजिए रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। ये आपको बैटरी दे रखी है वो 15 वोल्ट की, और इसके अंदर जो आपको ये दे रखा है वो मिली हेनरी। ठीक है, 5 मिली हेनरी, एल जो आपको गिवन कितना है 5 मिली हेनरी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, यानी कि रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है 5 वोल्ट हो रहा है। आ रहा समझ में, रेजिस्टेंस तो कितना है 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है। नेक्स्ट जो है, अब हम चलेंगे कि इस सेल पे कितना है 15 वोल्ट है। अब हमें क्या देखना है, इस पे कितना है, तो एप्सिलॉन होगा उस पर, एप्सिलॉन कितना हो जाएगा माइनस एल डी आई ओवर डी टी, माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो माइनस एल कितना है 5 मिली, मिली का मतलब -3। ठीक है, ये कितना है प्लस में 3, दोनों को करेंगे तो -5 वोल्ट, कितना आया माइनस का 5 वोल्ट। ठीक है, चलिए, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ये ना माइनस में दे रखा है एक्चुअली, ध्यान रखना, ये क्या दे रखा है कि आपको कि दर से घट रही है, तो घट रही है इसका मतलब क्या होगा, माइनस साइन है, तो जब माइनस साइन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, इस पे अगर मान लीजिए बढ़ रहा होता तो इसका मतलब यहाँ क्या लेते हैं माइनस में, अभी घट रहा है इसका मतलब यहाँ क्या लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, भाई यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो डी आई अपॉन डी टी क्या है घट रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है माइनस में डी आई अपॉन डी टी होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे। अब हम क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ, इधर से चलना स्टार्ट करो तो क्या होगा वी ए माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, वी ए माइनस 5 वोल्ट। इधर आ जाइए, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस के अंदर 15 वोल्ट। ठीक है, प्लस के अंदर 15 वोल्ट, यहाँ से यहाँ जा रहे तो क्या हो रहा है प्लस में 5 वोल्ट। ठीक है, फिर यहाँ जाएंगे तो माइनस में VB। ठीक है, कितना आएगा माइनस में VB। ठीक है, तो VA माइनस VB अगर हम देखेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा VA माइनस VB, करने जा रही है ना, इक्वल टू, इनको सबको उधर ले जाएंगे,
है ना, या फिर इधर ही सोल्व कर लीजिए एक बार, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, सब उधर जाएंगे, ये 5 से 5 कैंसिल, कितना हुआ -15 वोल्ट। तो हमें क्या चाहिए, वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए कितना हो गया, प्लस का 15 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो इसमें आप, क्योंकि वेल नोन आप अच्छे से जानते हैं, कोई समस्या नहीं है, यहाँ आपको गिवन होगा डी आई अपॉन डी टी, तो डी आई अपॉन डी टी, अब ये देखिए यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि ये डी आई अपॉन डी टी जो बढ़ रहा है, क्वेश्चन क्या होता है, बढ़ा, तो इसमें क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे ये वैल्यू आपको लास्ट वैल्यू मिलती है वो किसमें मिलती है, नेगेटिव में मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो है मैक्सवेल इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस पे जो सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, उस पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, उस पर सीधे सीधा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लेके मैग्नेटिक पूछ लेना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और देन उसके बाद में जो है चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो उस केस में किस तरह की इक्वेशंस बनती है वो हम देखेंगे। जो आपका मैक्सिमम जो पोर्शन अब नेक्स्ट जो वीडियो में रहेगा, और वहाँ 2 वीडियो के बाद हम इसको खत्म कर देंगे, वो रहेगा आपका पीजी का पोर्शन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।